हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाटा एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज का जो विषय है वो है एक्सपोर्ट सेफली अवॉइड फ्रॉड्स। तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं सेफली और फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं। पहले जो पेमेंट आती है आपका 100% सेफ है, वो है 100% एडवांस। एडवांस कुछ पार्ट है, तो आपका सेकंड पेमेंट है वो उतना जितना पार्ट पेमेंट आपके पास आया हुआ है उतना ही सेफ है। उसके बाद थर्ड पेमेंट आता है अंडर एलसी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसको हम लोग बैंक गारंटी के नाम से भी जानते हैं। तो बैंक गारंटी के अंदर भी दो पेमेंट हैं। अगर आपके पास इमीडिएट पेमेंट आ रही है तो उसको हम लो रिस्क कहते हैं। यहाँ पर रिस्क तो आया लेकिन लो है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों को उसके अंतर्गत बैंक को उस हिसाब से डॉक्यूमेंट देने रहते हैं, इसके लिए उसको लो रिस्क में गिनाया गया है। एलसी के अंदर दूसरा पेमेंट है जिसको हम कहते हैं यूजेंस, जिसमें आप लोगों ने बायर को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो ये पेमेंट फ्यूचर में आनी है, इसके लिए इसको मॉडरेट रिस्क में गिना गया हुआ है। अभी पेमेंट नंबर है 4, कलेक्शन, जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की बैंक की गारंटी नहीं है। और इस कलेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर भी दो प्रकार की पेमेंटें होती हैं। एक होता है सीएडी और दूसरा होता है डीए। सीएडी को जानने के लिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। डीए का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्टेंस। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं उसके पहले एक छोटा सा प्रोसीजर समझ ले कि हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे बेचते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट पहले शिपमेंट करने के बाद अपनी बैंक को देते हैं। हमारी बैंक बायर की बैंक को भेजती है और बायर की बैंक बायर को अप्रोच करती है कि ये डॉक्यूमेंट सीएडी में आए हैं, अगर आप मुझे अथोराइज करते हैं तो मैं आपका अकाउंट डेबिट करके एक्सपोर्टर को पेमेंट करूं। और अगर वो बायर ने उसने उसको एक्सेप्ट किया तो बायर की बैंक उसका अकाउंट डेबिट करके आपको पेमेंट भेजती है। डीए में क्या रहता है कि आप लोगों ने उसको कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज यहां से भेजा था, जिसको हम प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, उसके अंतर्गत सामने वाले बायर का प्रॉमिस लेती है कि आप फलानी तारीख में पेमेंट करोगे, और डॉक्यूमेंट उसको दे दिया जाता है और उस डॉक्यूमेंट से सामने वाला बायर गुड्स छुड़ा लेता है। अभी ड्यू डेट के ऊपर सामने वाले की बैंक बायर को अप्रोच करती है पेमेंट के लिए, और अगर बायर ने उसको ऑथोराइज किया तो उसका अकाउंट डेबिट करके आपको पेमेंट दे दी जाती है। अगर उसने रिफ्यूज किया तो वो एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज आपको भेज दिया जाता है। आप सोचते होंगे कि उसने एक्सेप्ट किया था तो बायर की बैंक उसका अकाउंट डेबिट करके आपको पेमेंट कर देनी चाहिए। कलेक्शन डॉक्यूमेंट में ऐसे नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से की जाती हैं। एलसी जो है वो यूसीपी डीसी 600 के ऊपर चल रही हुई होती है। एलसी 600 यूसीपी है, लेकिन उसको भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए आईएसबीपी 745 है। कलेक्शन डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 522 रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रही होती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलने की वजह से आप लोगों को ये बातें नहीं पता होती। तो जब भी आप कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हुए होते हो तो पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए, एक रोड मैप या चेकलिस्ट बना दीजिए, उसी हिसाब से करें ताकि आपका जो एक्सपोर्ट है वो सेफली हो, आपका जो फ्रॉड है वो अवॉइड हो। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, अगर पार्शियल पेमेंट आना बाकी है तो उसके ऊपर ईसीजीसी लें। अगर एलसी में कर रहे हैं तो एलसी ओपनिंग बैंक के ऊपर ईसीजीसी लें। अगर कलेक्शन डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो उस पर्टिकुलर बायर के ऊपर आप ईसीजीसी जरूर लेके बाद में ही एक्सपोर्ट करें। और अगर इस तरह से आप सिस्टमेटिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट के अंदर फ्रॉड्स को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना रहता है। तो वो डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाए जाने चाहिए, कंसाइनी में नाम किसका रखना चाहिए, अगर कंसाइनी में नाम मैंने अगर बायर का डाल दिया तो वो क्या माल उठा पाएगा डायरेक्टली या नहीं, एयरवे बिल है तो क्या रहता है, बिल ऑफ रेडिंग है तो क्या है। अगले वीक में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से बनाए जाने चाहिए। जेन्युइन बायर को किस तरह से ढूंढना है आप लोगों को, उसके बारे में भी ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग ऑनलाइन किसी भी बायर को ढूंढ लेते हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाद में इस तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि जेन्युइन बायर को किस तरह ढूंढा जाए और इंपोर्ट भी किस तरह से सेफली किया जाए ताकि उस प्रकार का जो फ्रॉड रहता है इंपोर्ट के अंदर, आप पेमेंट कर देते हैं बाद में गुड्स नहीं आती, इनके बारे में भी मैं अगले वीडियोस के अंदर आपको जानकारी देते रहूंगा। तो कीप ऑन वॉचिंग। अगर आपको और भी कुछ सब्जेक्ट मेरे से चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिखे, मैं जरूर आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।